Hello everyone. Today we discuss our new topic of the chapter number 4, Lorentz law, Lorentz force and work done by moving charge in a magnetic field. ओके हमारे पास आज दो टॉपिक है. पहला टॉपिक है लॉरेंज फोर्स क्या होता है और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि कोई चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाइड होगा और कितना वर्क डन होगा. इन्हीं चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स, ध्यान से देखिए, हमारे पास एक कोई चार्ज है. अगर हम उस चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें और साथ साथ में वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस हो तो इसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं. लॉरेंज ने बताया कि अगर तुम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ किस में प्लेस कर दो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस कर देते हो तो इस पे दो फोर्स लगते हैं. हमने देखा था कि चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगता है तो उस पर फोर्स अप्लाइड होता है. मतलब उस पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों अप्लाइड होंगे. जब उनको मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा. तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फोर्स रखें तो उसकी वैल्यू हमें पता है कि F, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखा है. तो क्या यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे, F की वैल्यू होगी Q इंटू में E. ये बन जाएगा हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा. इसी तरह अगर मैग्नेटिक फोर्स देखें तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है कितना, QVB साइन थीटा, और इसमें से हम इसको मैग्नेटिक फोर्स दे दिए. मतलब किसी पे लगने वाला नेट फोर्स, उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो गया और मैग्नेटिक भी हो गया. इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, मतलब वैल्यू पुट कर दें पहले, Q इंटू कितना हो जाएगा E, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, QVB साइन थीटा. ठीक है, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये Q और Q दोनों में कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या E बन जाएगा प्लस VB साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, V क्रॉस B, क्या V क्रॉस B लिखा जा सकता है. और यहाँ पे ये हमारा जो फोर्स दिख रहा है नेट फोर्स, यही नेट फोर्स क्या कहलाएगा, लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाएगा. क्लियर है इतनी बात. मतलब एक बात क्लियर रखना कि जब भी तुम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस पर दोनों फोर्स लगेगा. मतलब उस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगी. इन्हीं दोनों फोर्सेस के सम को हम किस नाम से जानते हैं, लॉरेंज फोर्स के नाम से. ठीक, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. ये फॉर्मूला याद रखिएगा लॉरेंज फोर्स का. नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, मतलब वो टोटल कितना वर्क डन करेगा, वर्क डन कैलकुलेट करना है. मतलब हेडिंग है वर्क डन बाय मूविंग चार्ज, बाय मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, इन मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कोई चार्ज है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब उस पर फोर्स अप्लाइड होगा. और फोर्स कितना होगा, तो फोर्स अभी हमने निकाला था, QVB कितना होता है, साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू QV क्रॉस में B होता है. क्लियर है इतनी बात. अच्छा एक सेकेंड, इस फॉर्मूले में अगर हम दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट V से कर देते हैं, F डॉट V, और इधर भी कर दें QV क्रॉस B, डॉट में कितना हो जाए V, तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना. डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है, अगर A क्रॉस B डॉट में A कर देते हो तुम, मतलब A क्रॉस B डॉट में A कर देते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0. जैसे मान लो मैंने बोला A क्रॉस B किया और डॉट में ही हमने फिर क्या ले लिया B, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो ध्यान से देखो Q V क्रॉस B डॉट V, मतलब V और B सेम हो गए तो क्या पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी. मतलब F डॉट V की वैल्यू कितनी हो गई, 0. अच्छा फोर्स कितना होता है, तो फोर्स होता है M इंटू में A, और डॉट में कितना है, V इज इक्वल टू 0. A की वैल्यू को क्या रखेंगे, क्या dV बाई dt रख सकते हैं क्या, तो dV बाई dt डॉट V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा.
अगर यहाँ से हम देखें तो ये पूरा हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर मैं आधा आधा तोड़ दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2m dv/dt प्लस में 1/2m dv/dt, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 0। इसी को मैंने हाफ हाफ में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें से कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या निकलेगा, m/2 कॉमन हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, dv/dt। अच्छा डॉट भी छूट गया है ना, डॉट भी को साथ में लिख लेना, डॉट भी और डॉट भी, ठीक है। तो यहाँ पे m/2 कॉमन हो गया तो यहाँ ब्रैकेट में बचा dv/dt डॉट में भी प्लस यहाँ पे कितना बचा dv/dt डॉट भी। थोड़ा ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे दिख रहा है क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। मतलब इसमें फर्स्ट भी है और सेकेंड भी है, क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन भी ही आ रहा है dv/dt। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m/2 d/dt और इंटू में v डॉट v इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि a डॉट a स्क्वायर होता है, तो b डॉट v कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं m/2 d/dt v स्क्वायर, इसको अंदर ले जाएं तो कितना हो जाएगा d/dt 1/2 mv स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। 1/2 mv स्क्वायर क्या कहलाता है भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम इसको काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। और d/dt मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब हमें पढ़ा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज ही कितना आ गया, 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। यही हमें कैलकुलेट करना था। हमें क्या निकालना था, वर्क डन बाय मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो कितना वर्क करेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। उस पर फोर्स तो अप्लाइड होता है मगर उसके वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, तो हम अपना अगला भी टॉपिक इसी में कवर कर लेते हैं, जो कि छोटा सा टॉपिक है सोलेनाइड, ठीक है, जो कि छूट गया था। तो आइए सोलेनाइड को इसी में कवर कर लेते हैं, देखो क्या होता है। सोलेनाइड, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सोलेनाइड क्या है, हमारे पास एक ऐसे कोई बेस एरिया हम ले लेते हैं, कोई सर्कुलर फॉर्म होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म, और इसके ऊपर हम कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर का ऐसे टर्न बना देते, और ये हम किससे कनेक्ट कर दें, किसी बैटरी किसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, तो ये यहाँ पे एक सोलेनाइड बन जाता है। यहाँ पे जो बेस एरिया है ज़रूरी नहीं है कि रखें ही नहीं रखेंगे, बस कॉपर वायर को ऐसे सर्कुलर फॉर्म अगर दे देते हैं तो भी ये सोलेनाइड फॉर्म हो जाता है। ये दिखने में जब लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो बेस होता है वो हम सॉफ्ट आयरन मतलब एक जिसको मैग्नेट बनाना है उसी को यूज करते हैं। यहाँ पे हम इंसुलेटर मतलब इसका भी हम इसके ऊपर क्या कर दें, कॉपर वायर का टर्न कर दें तो भी हमारा सोलेनाइड बन सकता है। अब सोलेनाइड देखो बनाया क्यों गया, जैसे हमें पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, बार मैग्नेट। जैसे नॉर्थ पोल रख दिया, यहाँ साउथ पोल रख दिया, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कहीं ऐसे निकलते हुए दिखाई देगा जो कि यूनिफॉर्म है। उसी तरह सोलेनाइड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि यूनिफॉर्म होता है। अब देखो अगर इसमें करंट ऐसे चल रहा है तो करंट ऊपर से किधर आते हुए दिखाई देगा तुम्हें, नीचे की तरफ। तो क्या करंट तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा, ऊपर से नीचे। अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू देखें तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक लूप की वजह से इधर होगा, तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्या वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सोलेनाइड की। अब सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में होती कितनी है और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी दो। देखो सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड एक तुम आउटसाइड में कैलकुलेट करोगे और एक कहाँ कैलकुलेट करोगे, इनसाइड।
तो हम आपको बता दें कि आउटसाइड सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगभग 0 होती है और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम फर्स्ट कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आउटसाइड। तो आउटसाइड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इसी सोलेनाइड को, ध्यान देना, इसी सोलेनाइड को बीच से ऐसे काट दिया। तो करंट अगर तुम इसको बीच से काटोगे तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा था, तो तुम्हें कुछ ऐसे फिगर दिखाई देगा। ध्यान से देखना, यही सोलेनाइड जब तुमने कट किया तो तुम्हें दिखेगा कि ऊपर वाला जो करंट है वो कुछ आते हुए ऐसे दिखाई देगा और नीचे वाला करंट क्या होगा, इंटर करते हुए इस बोर्ड में अंदर जाते हुए दिखाई देगा। ऊपर वाला करंट बाहर निकलते हुए और नीचे वाला करंट अंदर जाते हुए कुछ ऐसे दिखाई देगा, बीच से हमने कट कर दिया। अब अगर ऐसा हो गया तो तुम थोड़ा ध्यान से देखो, ये करंट बाहर आ रहा है तो इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बना रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका। डायरेक्शन कैसे होगा, इधर करंट बाहर आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज सारे लूप में, तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इसमें करंट किधर जा रहा है, अंदर, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज चल रहा होगा। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या चला, क्लॉकवाइज। अच्छा, अब थोड़ा पास में देखते हैं, ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है और इस वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो क्या दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे, क्या दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, ये ऊपर ये नीचे, क्या मैग्नेटिक फील्ड कट हो जाएगा। ऐसे ऊपर वाले में क्या अल्टरनेट एक दूसरे को कट कर देंगे, तो ऑलमोस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, ऑलमोस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है इतनी बात। अरे ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, यही तो एक ऊपर जा रहा है, तो लगभग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी सोलेनाइड की। इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली वो कितनी मिली, तो वो देखते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर हमें ऐसे ही एक सोलेनाइड जिसको बीच से कट करना पड़ेगा। तो हमने एक सोलेनाइड लिया और इस सोलेनाइड को बीच से हमने क्या कर दिया, कट किया। तो जब कट किया तो यहाँ पे करंट हमें बाहर आते हुए दिखाई दिया था और यहाँ पे करंट हमें अंदर जाते हुए दिखाई दिया था। अब जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इनसाइड निकालनी है, तो हमें एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने एक लूप ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, इस लूप का नाम दे दिया ए बी, यहाँ पे दे दिया सी एंड डी। लूप है तो लूप के लिए डायरेक्शन डिसाइड होगा, ए से कहाँ जाओगे, बी से कहाँ, सी से डी से ए पे, लूप कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता है कि हमारी तरफ आ रहा होगा, क्योंकि करंट ऊपर से किधर आ रहा था, करंट ऐसे ऊपर से नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ चल रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ध्यान देना, ये चल रहे होंगे तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड, बट कितना है मैग्नेटिक फील्ड ये निकालना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो तुमने लूप कट किया है इससे करंट थ्रेड होते हुए बाहर आ रहा है, तो क्या इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट ध्यान देना, ये लूप सर्कुलर नहीं है, एक पूरे लाइन के लिए है। तो क्या लाइन के लिए है तो इसमें पूरा क्लोज लूप अगर लेना होगा हमें, तो क्या इसकी एक लाइन 1 2 3 4 लाइन है, तो क्या चारों लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, जोड़ना पड़ेगा। तो इसको लाइन 1 मान लेते हैं, इसको लाइन 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको बी डॉट डी एल को जब ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल पहले वाले के लिए, फिर दूसरे के लिए बी डॉट डी एल, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, ऐसे करके हम लिख लेंगे बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, ये तीसरा, ये चौथा, और सबकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट आई के। थोड़ा ध्यान से देखना, ये लेंथ इधर चल रहा है, डायरेक्शन इधर है, लूप का डायरेक्शन डिसाइड है, लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों की वैल्यू 0, किसकी, थीटा की, मतलब कॉस थीटा 0, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, लेंथ भी इधर, तो क्या इनके बीच में कॉस थीटा आएगा और कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1, तो ओनली क्या बच जाएगा यहाँ पे, बी डी एल, बस लिख रहा हूँ मैं। ध्यान से देखना, दूसरे वाले में लेंथ ऊपर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो डॉट डी एल हटेगा तो कॉस थीटा, कॉस 90 मतलब कितना, 0, तो क्या ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर तीसरे में तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ही कितनी थी, 0 थी, तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड तीसरे पॉइंट पे 0, तो ये भी 0 हो गया। और चौथा पॉइंट देखो, क्या नीचे आ रहा है, ये लेंथ नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारी क्या है, इधर लेंथ नीचे, तो क्या 90 बनेगा, और कॉस 90 से फिर ये कितना हो जाएगा, 0। तो ओनली कितना बचा तुम्हारे पास, बी डी एल इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई।
यही आया। अब B हर इस लेंथ पे क्या होगा, इस वाले लेंथ पे A से B तक कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर निकाल लें तो अंदर केवल क्या बच जाएगा हमारे पास, dl इज इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट I आया। dl जब जुड़ेगा तो क्या इस कंडक्टर का पूरा इतना लेंथ हो जाएगा, और इस लेंथ को कितना लिख देंगे, l इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना हो जाएगा, I। ये l इधर नीचे चला जाएगा, देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में l। अच्छा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड केवल एक करंट की वजह से निकला, ऐसे इसमें कितने करंट निकल रहे थे, n करंट निकल रहे थे, तो क्या इसमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट n I अपॉन में कितना होगा, l। तुम्हें पता है ये मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनाइड के इनसाइड, मगर फॉर्मूला अगर देखोगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई होता है, तो सर ये n अपॉन l, तो ध्यान से देखो स्मॉल n इज इक्वल टू होता है n अपॉन l, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न, जितना नंबर ऑफ टर्न होगा इसके पर यूनिट लेंथ में उसको स्मॉल n, तो क्या n अपॉन l की जगह स्मॉल n डाल दें, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, म्यू नॉट n I। ये होता है सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात। एक ग्राफ हमसे पूछता है, उसको पहले ध्यान से देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड याद रखना इतना। हमारे पास ग्राफ क्या है, ये सोलेनाइड हमने अगर बना लिया, इस सोलेनाइड के अगर हम अंदर रहते हैं, मतलब इधर बढ़ रहे हैं, ये क्या है डिस्टेंस, ठीक है। अगर जैसे जैसे डिस्टेंस इधर बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस के बढ़ने से, जैसे मिड से तुम दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज। मतलब ग्राफ अगर बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे देखो बीच में था तो एकदम ज़्यादा, और जैसे तुम इंड पे पहुँचे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम देखो तो B थी, तो यहाँ पे आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B/2, मतलब इंड पे। तो यहाँ लिख सकते हो मिड पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, B, और इंड पे कितना होता है सोलेनाइड के, B/2। और मिड पे लिखोगे तो म्यू नॉट NI, तो इंड पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट NI/2। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा सोलेनाइड था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।